कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज हम बात करने जा रहे हैं बीए के सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का पेपर आधुनिक विश्व का इतिहास से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी ईयर। यानी कि आज की वीडियो में हम देखने वाले आपके हिस्ट्री के आधुनिक विश्व के इतिहास से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके गत वर्षों में 5 वर्ष में यानी आपके गत 5 वर्षों के अंदर जो प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं वह प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों को आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम 3 प्रकार के प्रश्न देखेंगे। आपके जो 3 प्रकार के आते हैं, अति लघुत्तमक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। हम तीनों ही प्रकार के प्रश्न देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप पास होना चाहते हैं तो इन सभी प्रश्नों को पढ़ के जाएगा, आप पास 100% हो जाएंगे। समझ लीजिए फेल आपको कोई नहीं कर सकता अगर मैं जो यहाँ पर आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये सब प्रश्न आप याद करके जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बीए, बीएड तथा एमए से रिलेटेड सभी तरह की ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल्स तथा साथ ही में मोस्ट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी प्रकार की आपके बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर के मोस्ट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आता है हमारा। सबसे पहले हम देखने वाले आपके अति लघुत्तमक प्रश्न जो आपके बन सकते हैं, किस प्रकार के बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपके गत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो पहला प्रश्न आता है हमारा, पुनर्जागरण काल के इटली के 2 साहित्यकारों के नाम बताएं। ठीक है, ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। इसकी एक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों की सीरीज भी हम लेकर आ जाएंगे जो कि आपके आगामी परीक्षा 2024-25 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। उसके लिए भी हम एक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आ जाएंगे। फिलहाल हम देखने वाले हैं लिखित वाले प्रश्न आपके। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रहा है 2 साहित्यकारों के नाम। तो इसमें पहला है निकोलो मेकियावेली, ठीक है, जिनकी जो कृति जो इनकी रचना है उसका नाम है द प्रिंस। दूसरे आपके फ्रांसिस्को पेट्रोर्क, ठीक है, जिनकी जो है ट्रायम्फ, क्या है रचना, ट्रायम्फ। इन दोनों के नाम आपको ध्यान में रखने। पुनर्जागरण काल के इटली के 2 साहित्यकार कौन कौन से? निकोलो मेकियावेली और दूसरे फ्रांसिस्को। ठीक है, दोनों के नाम ध्यान रखने, चाहे इनकी रचना ध्यान ना रहे पर इनके नाम अवश्य ध्यान में रखने हैं। सेकंड प्रश्न आता है हमारा, अमेरिका में अंग्रेजों की पहली बस्ती कौन सी थी? ठीक है, मैं जो भी यहाँ पे आपको प्रश्न बताने वाला हूँ सभी को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और जो क्वेश्चन मैं आपको मोस्ट लगवाऊंगा जहाँ से भी आप पढ़ते हैं बुक में से सीरीज में, वहाँ पर आपको लगा लेना है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि इसके अंदर मैंने सभी तरह के आपके प्रश्न लिए, अति लघुत्तमक, लघुत्तमक और निबंधात्मक। ठीक है, तो तीनों प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो सबसे पहले सेकंड प्रश्न हमारा, अमेरिका में अंग्रेजों की पहली बस्ती कौन सी थी? तो वो थी आपकी जेम्स टाउन में, जो कि वर्जीनिया में एक अंग्रेजों की पहली बस्ती थी। ठीक है, कहाँ पर? सीधा सिंपल उत्तर है जेम्स टाउन में। ठीक है, वर्जीनिया के अंदर यह स्थान है। अगला प्रश्न आता हमारा, डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन था? ये प्रश्न आपके गत वर्षों में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसका नाम ध्यान रखना है आपको। डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन था? तो वो आपके दाते अलगीरियर। ठीक है, इसका आपके प्रश्न आगे भी बनता है, लघुत्तमक में भी बनता है और एक निबंधात्मक में भी इसका प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न आता है, मानवतावाद का मुख्य प्रवर्तक कौन था? ठीक है, कुछ है जैसे कि आपके मानवतावादी हैं जो मैंने आपको जस्ट पहले बताया था, आपको यहाँ पर पुनर्जागरण है। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपके निबंधात्मक बनते हैं जो कि 20-20 अंक के आते हैं। तो ये जो मैं बताता जा रहा हूँ धीरे धीरे उनको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मानवतावाद का मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पे मानवतावाद का मुख्य प्रवर्तक फ्रांसिस्को, ठीक है, पेट्रोर्क। नाम के साथ साथ आपको इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ना है मानवतावाद के ऊपर। आगे अगला प्रश्न आता है हमारा, मानवतावादी विचारधारा क्या थी? ठीक है, मानवतावादी विचारधारा क्या थी? तो मानव जीवन में रुचि लेना, मानव का आदर करना, मानव जीवन को सुखी एवं उन्नत बनाना। इसके वो बात करते हैं कि इसके जो प्रवर्तक हैं, जो इसके पिता हैं, वो हैं फ्रांसिस्को पेट्रोर्क। किसके? मानवतावाद के, जो कि हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही देखा है। मानवतावाद के प्रवर्तक कौन है? फ्रांसिस्को। ठीक है, पूछ लेगा सिंपल सी 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानवतावादी विचारधारा क्या है, तो सिंपल सा उत्तर देना है, मानवतावादी विचारधारा मानव जीवन में रुचि लेना, मानव का आदर करना, मानव जीवन को सुखी एवं उन्नत बनाना ही मानवतावादी विचारधारा है। ये आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, समुद्री मार्गों की खोज के कारण और उनके परिणामों के यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है। कारण बताए, कारण पूछे तो बता देना, पुनर्जागरण का प्रभाव, और दूसरा कुतुबनुमा का आविष्कार और उन्नत नौचालन उपकरण। ठीक है, क्योंकि जैसे समुद्री मार्गों को पता चला तो ऑटोमेटिक नौचालन है जो कि आपका विकसित हुआ। परिणाम की पूछे तो परिणाम क्या हुआ? तो यूरोपीय वाणिज्य तथा व्यापार का विकास हुआ
और आपके जहाज रानी तथा नौसेना का विकास हुआ। सिंपल सी बात है, नौसेना का विकास तो होना ही था। अगला प्रश्न देखिए, धर्म सुधार आंदोलन का नेता कौन था? हाँ, ये एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 2 अंक का बन सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है, मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, पाप विमोचन पत्र से आप क्या समझते हैं? मोस्ट लगा लीजिएगा इस प्रश्न को, काफ़ी बार गत वर्षों में पूछा जा चुका है। तो देखिए, पाप विमोचन पत्र एक ऐसा मुक्ति पत्र था जिसको धन के बदले में खरीदा जा सकता था। मुक्ति मतलब स्वर्ग वाली मुक्ति। पोप का कहना था, क्योंकि ये सब कुछ पोप करता था, ठीक है, पोप का कहना था कि इन पाप विमोचन पत्रों को खरीदने वाले को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा है, पाप विमोचन वाला प्रश्न आपके गत वर्षों में बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अगला आता है आपका गुट निरपेक्षता की नीति की 2 विशेषताएं लिखी। तो यहाँ पर आपको गुट निरपेक्षता के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। इसका प्रश्न निबंधात्मक बन सकता है। पूछ रहा है नीति की 2 विशेषताएं। देखिए, पहली है किसी भी गुट के साथ सैनिक गठबंधन स्थापित नहीं करना, विदेशी मामलों में अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करना। जब आप गुट निरपेक्षता के बारे में संपूर्ण डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। शीत युद्ध अच्छे से पढ़ के जाना है, प्रश्न बनेगा, निबंधात्मक बनेगा। ये वो टॉपिक हैं जो कि आपके हर बार इनसे ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आपकी गुट निरपेक्षता है, मानवतावाद है, आपके शीत युद्ध है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूछ रहा है 2 कारण, 2 नंबर के प्रश्न में आ जाए तो यही उत्तर आपको लिखना है। पश्चिमी देशों द्वारा जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा न खोलना और अमेरिका द्वारा परमाणु रहस्य से रूस को वंचित रखना, ये इसका सबसे मोस्ट कारण था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, मिनी कैंप के लेखक कौन है? ठीक है, मिनी कैंप के लेखक कौन है? तो देखिए, मेरा संघर्ष, मिनी कैंप का अर्थ है मेरा संघर्ष, इसके लेखक था आपका हिटलर, ठीक है। हिटलर द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में नाजी दल के सिद्धांतों का कार्यक्रमों के, हिटलर की विदेशी नीति के उद्देश्य आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस पुस्तक को नाजियों का पवित्र धर्म ग्रंथ समझा जाता है या फिर कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखनी है। मिन कैंप, ठीक है, इसका अर्थ है मेरा संघर्ष, किसके द्वारा लिखी गई? हिटलर के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, विश्व आर्थिक मंदी से के 2 कारण बताएं। विश्व आर्थिक मंदी, विश्व आर्थिक मंदी प्रश्न बनेगा, बड़ा वाला प्रश्न बनेगा, 20 अंक का बन सकता है, संभावना है। इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। उत्पादन की अधिकता तथा क्रिया शक्ति में गिरावट, क्षतिपूर्ति तथा युद्ध ऋणों की समस्या और उद्योगों का यंत्रीकरण, ये इसके मेन समस्याएं थी, कारण थे। आगे देखिए, सन यान सेन की 3 सिद्धांतों का नाम लिखिए। ठीक है, तो पूछ कर ये आपके याद है, ठीक है। सन यात सेन के 3 सिद्धांतों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, जिनमें पहला आपका राष्ट्रीयता का सिद्धांत, दूसरा है लोकतंत्र का सिद्धांत और तीसरा आपका सामाजिक न्याय का सिद्धांत। ये कुल मिला के 13 प्रश्न हमने देखे थे, जो कि आपके अति लघुत्मक प्रश्न बनते हैं। लघुत्मक प्रश्नों की सीरीज हम और भी देखेंगे, जिन्हें हम ऑब्जेक्ट टाइप तौर पर देखेंगे, नहीं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे, वस्तुनिष्ठ ऑप्शन वाले, उनके आधार पर ही आपकी संभावना होती है कि आपको अधिकतर प्रश्न देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर मैंने वो प्रश्न लिए थे ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न जो कि आपके गत वर्षों में बार बार पूछे गए, तो क्या पता संभावना हो कि इनमें से आपको 3-4 प्रश्न भी देखने को मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि जो आपके 5 अंक के आते हैं, वो आपके प्रश्न हम देखने वाले हैं लघुत्तरात्मक, जिन्हें पहला आता है पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। मैंने कहा था पुनर्जागरण को अच्छे से पढ़ के जाना, निबंधात्मक भी प्रश्न बन सकता है और लघुत्तरात्मक भी बन सकता है। देखिए, पहला है, इसकी 2 परिभाषाएं यहाँ पर आपको मैंने दी है पुनर्जागरण का। पहले इतिहासकारक है, स्वेन के अनुसार क्या है, पुनर्जागरण से ऐसे सामूहिक शब्द का बोध होता है जिसमें मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक काल के प्रारंभ तक के बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश हो। किसके द्वारा? स्वेन के अनुसार पुनर्जागरण का यह अर्थ होता है। दूसरे आपके जो लेखक हैं वो आपके ल्यूकस के अनुसार 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में होने वाले महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तनों को पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा थी, आप दोबारा पढ़ सकते हैं, वीडियो को वापस बैक करके देख सकते हैं, अन्यथा आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानववाद को समझाएं, यानी मानववाद क्या है। मानववाद का प्रश्न बड़ा भी बन सकता है, अवश्य पढ़ के जाइएगा। मानववाद का अर्थ मानव जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करना तथा मानव जीवन को खुशी एवं उन्नत बनाने का प्रयास करना मानवतावादी प्राचीन एक तरफ से मानवतावाद है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आगे आता है आपका, मानवतावादी प्राचीन यूनानी तथा रोमन साहित्य के अध्ययन में रुचि रखते थे। मानवतावादियों का कहना था कि परलोक की चिंता को छोड़कर इस लोक को ही स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।
उन्होंने धर्म और मोक्ष के स्थान पर मानव जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाने पर बल दिया था। यह आपके मानवतावाद की विचारधारा है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। प्रश्न बनने की संभावनाएं पूर्ण है। अगला प्रश्न आता हमारा, धर्म सुधार आंदोलन से आपका क्या उद्देश्य है? धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रश्न आपका अवश्य बनेगा। तो पहला प्रश्न, इसके जो उद्देश्य है वो है पहले पोप तथा धर्माधिकारियों के जीवन में नैतिक सुधार करना। दूसरा है चर्च की बुराइयों एवं भ्रष्टाचार को दूर करना। कैथोलिक धर्म में व्याप्त ट्रे आडंबरों को दूर कर जनता के सामने धर्म का सच्चा स्वरूप रखना। चौथा बिंदु आता है आपके रोम के पोप के व्यापक धर्म संबंधी अधिकारों को नष्ट करना। पांचवा आता आपका ईसाइयों के नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करना। ये आपके धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य थे। अगले देखते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारा, मार्टिन लूथर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखवा रहा है। यहाँ पर मार्टिन लूथर का प्रश्न आपके निबंधात्मक भी बन सकता है, तो इसलिए मार्टिन लूथर को अवश्य पढ़ के जाइएगा। जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर वो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे कहने पर परीक्षा में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों को पढ़ के चली जाएगा। आपको पास, क्या बोलते हैं ना, फेल कोई नहीं कर सकता। आप आसानी से पास हो जाएंगे बिना किसी टेंशन के, और यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आपको कॉन्फिडेंस भी पूरा आएगा और आप अधिक से अधिक प्रश्नों के आंसर देके आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, मार्टिन लूथर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखवा रहा है। तो मार्टिन लूथर जर्मनी का एक प्रसिद्ध धर्म सुधारक था। उनका जन्म 10 नवंबर 1483 को हुआ था। 1517 में जब पोप का एजेंट टेटचल पोप विमोचन पत्रों को बेचने के लिए विटबर्न पहुंचा तो मार्टिन लूथर ने इन पत्रों का घोर विरोध किया। उसने अपने मत के समर्थन में 95 निबंध लिखे। इस पर पोप लूथर से नाराज हो गया था और 1520 में उसने लूथर को ईसाई धर्म से बहिष्कृत कर दिया, परंतु लूथर ने अपना आंदोलन जारी रखा था। जो पोप होते थे वो धर्म सुधार के ठेकेदार बना करते थे, चर्च के होते थे। ये क्या है, कभी कभार अपने हिसाब से नियम लागू कर देते थे, जो कि काफ़ी लोग इनका विरोध भी करते थे, जैसे कि मार्टिन लूथर ने किया था। पाप विमोचन पत्रिका, जो कि ये पैसों में बेचता था आपके पोप, ठीक है। इसके बारे में जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता हमारा, इटली के एकीकरण में गैरिबोल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए, या फिर लाल कमीज दल से आपका क्या अभिप्राय है। दोनों में कोई सा भी प्रश्न आ जाए तो सब सेम रहने वाला है, उत्तर सेम है। गैरिबोल्डी इटली के स्वतंत्रता संग्राम का एक महान सेना नायक था। उसने लाल कुर्ती दल यानी कि लाल कमीज दल का गठन किया, और इस अगर पूछे कि लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया तो गैरिबाल्डी इटली के, ठीक है, नाम ध्यान में रखना है, गैरिबाल्डी, ठीक है। कौन किसका गठन किया था, लाल कमीज दल आ जाए या फिर लाल कुर्ती दल, ठीक है, इसका गठन किया था। इस दल के स्वयं सेवकों की सहायता से 1860 में सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार कर लिया। 21 अक्टूबर 1860 को सिसिली और नेपल्स को सार्डिनिया में मिला लिया था, ठीक है। ये अंग्रेजी नाम है, आपको आसानी से याद नहीं होंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इतना ध्यान रखना है कि लाल कमीज एक दल था, ठीक है। 1861 में विक्टर इमेन्यू द्वितीय को इटली का सम्राट घोषित कर दिया था। सिंपल सा प्रश्न अगर एक बन सकता है तो छोटा प्रश्न ये बन सकता है कि लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया, तो आपको ध्यान में रखना है गैरिबाल्डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है तुम्हारा, 1905 में रूस जापान के युद्ध के परिणाम क्या रहे थे। तो देखिए परिणाम है इसके, जापान एक विश्व शक्ति के रूप में उदय हुआ। अब उसकी गिनती विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों में की जाने लगी थी। दूसरा परिणाम ये हुआ कि अब जापान को चीन में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। थर्ड जो हुआ है वो है कोरिया में से रूस का प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो चुका था। 1910 में जापान ने कोरिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और चौथा और अंतिम हुआ, इससे जापान की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ गई और इससे उसकी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को प्रोत्साहन मिला। ये आपके रूस और जापान के युद्ध के परिणाम थे। प्रश्न बड़ा भी बन सकता है, इसलिए रूस जापान के प्रश्न वाले को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, परिणाम और उसके कारणों को भी अच्छे से पढ़ के जाना है। 1917 की रूस क्रांति के महत्व पर प्रकाश डालिए, ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो हाँ मैंने अपने अंदाजे से उठा लिया हो। ये सभी प्रश्न आपके गत वर्षों में बार बार पूछे जा चुके हैं तथा आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर इन सभी प्रश्नों का आपको टिक लगा लेना है।
अन्यथा इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन साथ ही मैं वीडियो के एंड में जो आपको बात बताने वाला हूँ, जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट बताने वाला हूँ, कौन से हैं उन निबंधात्मक प्रश्नों में से मैं आपको बताऊंगा। उन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, तो वीडियो को बिना स्किप करने देखिएगा। जिन विद्यार्थी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे बेल आइकन को ऑल पे कर ले, ताकि हमारा वीडियो का लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगला प्रश्न था हमारा 1917 की रूसी क्रांति के महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा प्रश्न बन सकता है आपका 1870 से 1871 के फ्रांस प्रशांत के युद्ध के कारणों का। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका, विश्व में पहली बार मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित सर्वहार वर्ग की सरकार की स्थापना हुई। इस क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद को प्रोत्साहन दिया। इस क्रांति ने साम्राज्यवाद का घोर विरोध किया तथा राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रोत्साहन दिया। इस क्रांति ने एक ऐसे नवीन समाज तथा सरकार की स्थापना की जिसका आधार और स्वरूप बिल्कुल नया था। इस क्रांति के फलस्वरूप अनेक देशों में निरंकुश सरकारों की स्थापना हुई। ये इसके कुछ कारण थे। ये प्रश्न भी आपका लघुरात्मक में बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे पढ़ के जाएगा डिटेल से, ताकि अगर प्रश्न कुछ भी पूछे 1870 और 1871 के बारे में आपके, ठीक है, प्रश्न रूस की क्रांति को भी डायरेक्ट पूछ सकता है सन ना देकर, तो आपको रूस की क्रांति को अच्छे से पढ़ के जाना है। फांसीवाद अच्छा है, टॉपिक है, टिप्पणी करने लायक प्रश्न बन सकता है। टिप्पणी इन्हीं पर करवाएगा, फांसीवाद, मानवतावाद, ठीक है, शीत युद्ध, इन सभी में से किसी भी पर आपसे टिप्पणी भी करवा सकता है। एक प्रश्न आपको टिप्पणी का भी देखने को मिल सकता है। आप देखिए फांसीवाद के बारे में आप क्या जानते हैं, तो फांसीवाद के अंतर्गत समस्त शक्ति राज्य में निहित होती थी। फांसीवाद सर्वसत्तात्मक राज्य का समर्थक था। यह लोकतंत्र, साम्यवाद, उदारवाद, व्यक्तित्ववाद का प्रबल विरोधी था। फांसीवादी शासन में, ठीक है, ये फांसीवादी है, शासन में, इसको थोड़ा कट कर देता हूँ, ठीक है, फांसीवादी शासन में समस्त शक्ति एवं अधिनायक के केंद्रित होती थी, जो उन शक्तियों का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग करता था। यह निरंकुश शासन तथा साम्राज्यवाद का समर्थक था। सोलिनी के उत्कर्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये इसका सेकंड प्रश्न आ गया था, ठीक है, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर बस कुछ भी नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन से कोई मतलब नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध को तो आपको पूरा ही पढ़ के जाना है, ठीक है। निबंधात्मक प्रश्न बनेगा द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर या फिर तृतीय विश्व युद्ध को लेकर, और तृतीय के चांस कम होते हैं, अधिकतर द्वितीय विश्व युद्ध पूछ जाता है, तो इसको तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है जहाँ से भी आप पढ़ते हैं। कारणों की बात करना चाहें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि जर्मनी के लोगों में वराय की संधि के प्रति घोर असंतोष व्याप्त, राष्ट्रसंघ धुरी राष्ट्रों के आक्रामक कार्यवाहियों के विरुद्ध कठोर कदम नहीं उठा सका, और आपके मुसोलिनी और हिटलर की साम्राज्यवादी नीति से युद्ध को प्रोत्साहन मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व विश्व दो गुटों में विभाजित हो चुके थे। इन गुटों की विचारधारा अलग अलग थी। परिणाम की बात करें तो इस युद्ध के फलस्वरूप यूरोपीय प्रभुत्व का अंत हो गया। विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। विश्व में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अगर आप इसके परिणाम भी याद रखते हैं तो भी आप इनसे थोड़ा सा अगर प्रश्न लघुरात्मक आ जाए द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर, तो आप आसानी से कुछ लिख सकते हैं, आराम से एक पन्ना भर सकते हैं, क्योंकि उत्तर लिखने की एक कला होती है। आपके बीए के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो कला है वो है उत्तर लिखने की। चाहे से आता आपको 5 लाइन हो, लेकिन आप में कला है तो आप 5 लाइन से 5 पन्ने भी भर सकते हैं। तो लिखने की कला आपको अवश्य सीखनी चाहिए, किस प्रकार से लिखने होते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बहुत सारी बनाई हुई हैं, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए। शीत युद्ध आपको डिटेल से पढ़ना है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, और पुनः बता रहा हूं। शीत युद्ध से प्रश्न आपका 100% बनेगा। बार बार मैं आपको शीत युद्ध के बारे में बोल रहा हूँ। शीत युद्ध युद्ध न हो तो ये भी युद्ध की सी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला थी। यह अमेरिका और सोवियत संघ के आपसी संबंधों में तनावपूर्ण स्थिति थी। जो लड़े दोनों थे, लेकिन बोलते ना, दो लड़ते हैं और
नुकसान किसी और को होता है। ऐसे कुछ हुआ था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जब शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1980 से 90 तक सोवियत संघ तथा अमेरिका के बीच हुआ। शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था जिसमें एक दूसरे के विरुद्ध घृणित तथा द्वेषपूर्ण प्रचार किया जाता था। शीत युद्ध एक कूटनीति युद्ध था जिसमें शत्रु को अकेला करने का प्रयास किया जाता था। जो अमेरिका का साथ देता उसे सोवियत संघ पीटता, जो सोवियत संघ का साथ देता उसे अमेरिका पीटता। सिंपल भाषा में समझ लो, शीत युद्ध का ये कारण था। दोनों एक दूसरे की बुराई करते थे। ये सिंपल सा था। अगर आप जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर मैंने तो आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर बता दिए। अब मैं आपको यहाँ पर सिर्फ प्रश्न बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर उत्तर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा समय खराब हो। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्रश्न और बताने वाला हूँ जो कि आपके लघुरात्मक बन सकते हैं, जो और तथा जिन पर टिप्पणी करवा सकते हैं। जैसे कि आपकी गुटनिरपेक्षता है, तृतीय विश्व युद्ध है, धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के योगदान का मूल्यांकन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम है, साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं, आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गुटनिरपेक्षता, तृतीय विश्व युद्ध, धर्म सुधार आंदोलन, अमेरिका की स्वतंत्रता और साम्राज्यवाद और आर्थिक मंदी, ये सभी आपके महत्वपूर्ण हैं। इनको अवश्य पढ़ के जाना है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप ये सब प्रश्न पढ़ के जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ आपको फेल करने वाला कोई नहीं है। अब देखते हैं हम निबंधात्मक प्रश्न। और जो विद्यार्थी सर हमें तो सिर्फ 10-15 प्रश्न बता दो, हम तो बस वो पढ़ जाएंगे, हमें पास होना है, हमें मेरिट नहीं बनानी है, तो जो अब मैं यहाँ पर आपको निबंधात्मक प्रश्न बताने वाला हूँ, इन प्रश्नों को पढ़ के चले जाएगा। इन्हीं में से आपको लघुरात्मक, अति लघुरात्मक सभी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जिन विद्यार्थी ने ये निबंधात्मक प्रश्न में जो बता रहा हूँ इन्हें पढ़ लिया तो वो इतना माहिर हो जाएगा कि फिर उसके सामने पेपर में कैसे प्रश्न आए वो आराम से उत्तर दे पाएगा। और एक बात जो अंत में आप वीडियो में बताऊंगा कि जब आपके सारे अस्त्र फेल हो जाएं तो ब्रह्मास्त्र कैसे चलाना है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो देखिए, ये प्रश्न देख लीजिए पहले। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान पुनर्जागरण युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। संभावना है कि 90% 80% निबंधात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न आपको यही देखने को मिल जाए। दूसरा प्रश्न आता है हमारा, फ्रांस की क्रांति के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न आता है, नेपोलियन एक महान विजेता तथा प्रशासक था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। औद्योगिक क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है, इसके द्वारा कृषि और उद्योग में हुए परिवर्तनों का विवरण कीजिए। ये सभी प्रश्न आपके गत वर्षों में बार बार पूछे जा चुके हैं और आपकी आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न भी अच्छा है। आधुनिक चीन के निर्माण में सन यात सेन के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट है, बता रहा हूँ, सभी मोस्ट हैं, परीक्षा में जाने से पहले पढ़ के जाएगा। रूस में साम्यवादी क्रांति के कारण व परिणाम और महत्व की विवेचना कीजिए। यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद के उदय की विवेचना कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों व परिणामों का वर्णन कीजिए। कर्म नहीं है, कारण है, ठीक है, ध्यान में रखना है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध के कारणों के प्रभावों का विवेचन कीजिए। शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, नाजीवाद, साम्यवाद और आपके आधुनिक चीन में सन यात सेन का योगदान, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति और कला, ये प्रश्न तो ऐसे हैं जो कि आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जर्मनी का एकीकरण भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी प्रश्न आपको अवश्य पढ़ के जाने हैं परीक्षा में जाने से पहले। जो विद्यार्थी अधिक नहीं पढ़ सकते हैं तो वो सिर्फ ये निबंधात्मक प्रश्न है, याद रखिएगा, लघुरात्मक नहीं है। इनके उत्तर भी आपको निबंधात्मक याद करके जाने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आप जो प्रश्न याद करके गए, फ्रांस की क्रांति के बारे में याद करके गए, या फिर कला एवं साहित्य के बारे में आपको कुछ याद करना है, पुनर्जागरण के बारे में याद करना है, तो आपको किस प्रकार से निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं। देखिए, आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, सीरीज या फिर बुक में से जो आप पढ़ते हैं तो जो लैंग्वेज किताबों की होती है उसी लैंग्वेज में उत्तर याद नहीं होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बीए की कॉपी में अगर आप सेम टू सेम लिखने की कोशिश करेंगे तो आप उतना नहीं लिख पाएंगे जितना कि आपको लिखना होता है। एक निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर देने के लिए कम से भी कम आपको 400 से 500 या फिर कम से कम बोलते हैं ना 4-5 पन्ने आपको भरने होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पढ़ें, जो शीत युद्ध क्या है, तो एक बार शीत युद्ध को पढ़ लीजिए डिटेल से, किताब को पढ़ लीजिए, जो भी आपका टॉपिक है शीत युद्ध को पढ़ लीजिए, लेकिन अब सेम टू सेम किताब की लैंग्वेज में लिखने का प्रयास मत कीजिए।
उसे अपने हिसाब से कन्वर्ट कीजिए उत्तर को कि हाँ, मुझे किस प्रकार से उसका उत्तर देना है, किस प्रकार से मुझे इसको समझाना है। फिर आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, तो आप अच्छे से और अधिक पन्ने भर पाएँगे या फिर अधिक लिख पाएँगे, इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, डिटेल याद नहीं होती है सारी, सभी को पता है, मुझे भी पता है, तो आपको करना क्या है, सीध से बनने वाले जो आपके टॉपिक हैं, टॉपिक बना लीजिए। क्या बना लीजिए? हेडलाइन बना लीजिए। सबसे पहले आपको शीत-युद्ध के बारे में, जैसे कि आप मान लीजिए शीत-युद्ध के बारे में, सबसे पहले शीत-युद्ध के बारे में बता दिए। भाई शीत-युद्ध इन दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था, किन-किन कारणों से हुआ था, जो भी आपको डिटेल बतानी है वो ऐसे थोड़ी बहुत बता दो 7-8 लाइन में। उसके बाद में फिर एक हेडलाइन बना लो, फिर उसमें लिख जाओ कुछ भी, कोई भी एक कारण परिणाम उठा के, फिर नेक्स्ट हेडलाइन बना लो, फिर उसमें लिख दो। इस प्रकार से जब हेडलाइन और टॉपिक बना-बना कर लिखोगे तो पन्ने भी जल्दी भर जाएँगे और आपका उत्तर भी अच्छा लगेगा। तो आई होप आप सभी समझे होंगे, और इसके बारे में मैंने डिटेल से पहले भी बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। और बात रही इसकी पीडीएफ की, ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, अन्यथा नाम भी सर्च कर सकते हैं, लाइव स्टडी लाइफ टाइम के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं किस नाम से आपको ये पीडीएफ मिलेगी, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी बीए सेकंड सेमेस्टर, ठीक है? उसके नाम से आपको हिस्ट्री का पेपर सर्च कर लीजिएगा, बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 2024-25, या फिर सिर्फ इतना भी सर्च कर लेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर मोस्ट क्वेश्चन, तो भी आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएँ और